दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का बेसिक पढ़ चुके हैं। बेसिक और इंट्रोडक्शन का क्लास हम किए थे। उसमें कैसे द्विघात समीकरणों को सॉल्व करते हैं, उसके 3 मेथड है, तो जिसमें 2 मेथड मैं आपको बताया था। उसके नेचर ऑफ रूट जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति बताया था, और सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है वो बताया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जो भी आपके साथ पढ़ने वाले जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिख रखा हूं, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको बस जांच करना है, चेक करना है कि ये जो दिया है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहला पार्ट में दिया है x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते, सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि द्विघात समीकरण जैसा आ रहा है कि नहीं। तो चलिए पहला पार्ट में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला पार्ट है हमारा x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3। ये दिया है पहला पार्ट। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते। देखिए होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसका प्रसार किया जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे x-3 में, तो ये बन जाएगा 2x-6। 2x-6। अब क्या करते हैं, सबको एक तरफ लेके आ जाइए, इधर सबको इधर लेके आएंगे तो बनेगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 2x कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए जो चर है, चर की घात क्या है, 2 है। यहाँ चर की घात क्या है, 2 है। तो जब चर की घात 2 होगी तो समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे चूंकि चर x की घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। x की घात 2 हो गया तो हमको समझ में आ गया कि क्या है, द्विघात समीकरण है। x की घात 2 नहीं रहता, 3 रहता, कुछ और रहता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। तो यहां से मालूम चल गया कि x की घात 2 आ गया तो ये द्विघात समीकरण होगा। सेकेंड पार्ट को मैं यहां कर दे रहा हूं। देखिए सेकेंड पार्ट में यहां लिख रखा हूं, इसी के आगे मैं सॉल्व कर देता हूं। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, यहां पे ब्रैकेट दिया है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए फिर सबको एक तरफ लाइए। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आएगा -6, और -2 का -2x में करेंगे प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 2x। अब सबको एक तरफ लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 -2x बराबर 0। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सजा के लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -4x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक जैसा दिखने लगा ना। x पे जो चर x पे वहां कितनी घात है, मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि चर x की घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। 2 घात मिल जाएगा तो हम द्विघात समीकरण कर देंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट कर लिए, इसमें टोटल 8 पार्ट है, तो बाकी मैं यही पे कर दे रहा हूं। तो 2 पार्ट हम लोग सॉल्व करें, तीसरा चौथा पार्ट कर देते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, और बाकी तीसरा और चौथा पार्ट में यहां लिख देता हूं, उसको सॉल्व कर दूंगा। थर्ड पार्ट है
x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। ये हमारा थर्ड पार्ट है, मैं फोर्थ पार्ट यहां लिख देता हूं। एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव, ये दिया है, थर्ड फोर्थ है। तो दो दो को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहले थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यक्स से कर रहा हूं, यक्स से यक्स में करें तो यक्स स्क्वायर, यक्स से वन में करेंगे तो यक्स, माइनस टू में करें तो माइनस टू यक्स, और ये माइनस टू। मल्टीप्लाई सबको आती होगी, मल्टीप्लाई आप लोग पोलिनोमियल का पढ़े होंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं उस पर कर इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। इधर मैं करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब थोड़ा सा सबको इसको और सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इतना आएगा। अब देखिए चाहो तो आप इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। दोनों प्लस में है तो अब इनको ट्रांसफर किया जाएगा, ये इधर आके माइनस बनेगा, तो एक प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, बाकी सबको इधर लेकर आ जाइए। माइनस एक्स माइनस टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, इस तरह से हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करें, माइनस एक्स प्लस फोर एक्स क्या हो जाएगा, ये थ्री एक्स हो जाएगा। माइनस टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बराबर जीरो। फाइनली मेरा ऐसा इक्वेशन बन गया, समीकरण क्या बन गया, थ्री एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण आ रहा है उसमें चर का घात देखिए, यहाँ पे चर का घात क्या है, एक है। तो एक चर वाले घात को, एक चर घात वाले समीकरण क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे दो घात नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, लिख देंगे क्योंकि दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में चर की घात दो नहीं है, दो नहीं। जब दो नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। दो घात नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं। हमको बस ये चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है तो है लिखेंगे। अब चलिए फोर्थ पार्ट यहां कर देता हूं मैं। इधर भी वही काम करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ये एक्स का इसमें करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब सबको इधर लेके आ जाइए, तो ये बनेगा। पहले एक बार और इसको से सॉल्व कर लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, इस तरह से बन गया। आगे देखते हैं, अब सबको इधर लेके आ जाइए। ये बनेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स बराबर जीरो। अब देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स, और ये माइनस थ्री बराबर जीरो। अब यहां पे देखिए यक्स की घात क्या है, दो घात है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। लेकिन क्योंकि दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में चर की घात दो है, चर की घात दो है। जब दो घात होगा तो समीकरण कैसा हो जाएगा, द्विघात समीकरण। देखिए अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर ले। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड फोर्थ पार्ट कर लिए। अब चलते हैं सिक्स और फिफ्थ और सिक्स पार्ट करने। तो मैं इसको एरेंज कर रहा हूं और यही पे कर दे रहा हूं फिफ्थ और सिक्स।
फिफ्थ पार्ट में है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। और इधर मैं लिख देता हूं 6 वाला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए पहले हम फिफ्थ को सॉल्व करते हैं, फिफ्थ पार्ट को। यार यहाँ भी देखिए ब्रैकेट दिया है, यहाँ ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये माइनस 6x, ये माइनस x प्लस 3। लेफ्ट हैंड साइड वाले का मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका जब करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, इतना आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x का टर्म दो जगह दिख रहा है, इनको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, क्या हो जाएगा माइनस 7x, माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू, यहां देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस एक्स प्लस 5x, क्या बन जाएगा प्लस 4x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब सबको एक तरफ लेकर आइए, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब लाइक को लाइक के साथ जो घटा लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 बराबर 0। ये हमारा बन गया समीकरण बन गया। अब देखिए यहाँ पे चर क्या है यक्स, यक्स की घात क्या है 2, लिख देंगे चूंकि चर यक्स की घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। दो घात वाले भी समीकरण मिलेंगे उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब चलते हैं 6 वाले पार्ट पे। देखिए यहां तो मान के चलिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहां सीधा लिखा है, इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको प्रसारित कर देंगे इसका, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट प्रसार करके लिख दे रहा हूं। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो गया, कम से कम एक्स स्क्वायर रहना चाहिए द्विघात के लिए। अब एक्स स्क्वायर टर्म खत्म, द्विघात नहीं होगा। बाकी सब क्वेश्चन आइए, माइनस 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0, ये 0 है। तो माइनस 3x प्लस 4x इसको सॉल्व करते आएगा x, प्लस 1 माइनस 4 इसको सॉल्व आएगा माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 क्या आ गया 0। यहां पे देखिए चर की घात क्या है 1 है, लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में चर x की घात 2 नहीं है, 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो कैसा समीकरण होगा द्विघात नहीं होगा, रैखिक हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब 2 पार्ट और बचा है, उसको भी मैं ये बता देता हूं, 7th और 8th। चलिए मैं इसको एरेंज कर देता हूं। चलिए इसको भी एरेंज करके मैं दोनों सवाल एक ही कर देता हूं। सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ में लिख दे रहा हूं यहां पे x प्लस 2 होल क्यूब दिया है इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से दिया है। ये सेवेंथ हो गया, और इधर मैं कर दे रहा हूं 8 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू होल क्यूब, ये हमारा था। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सेवेंथ के साथ देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है, एक्स प्लस टू होल क्यूब। तो हम होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, उसी पे हमको इसको प्रसार करना है, इसलिए प्रसार कर देते हैं। इधर मैं कर देता हूं, यहां से एक्स क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3ab होता है तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 और फिर ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा। इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 2x का x 2x क्यूब हो जाएगा और ऐसा करें तो माइनस 2x हो जाएगा, इतना आएगा। अथवा इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग, ये बनेगा x क्यूब प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 6x, 6x का मल्टीप्लाई x में करें तो 6x स्क्वायर बन के आएगा, फिर 6x मल्टीप्लाई 2 में आएगा 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। ये दोनों इधर आएगा तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो लाइक जो दिख रहा है उसको एक साथ जो हटा लेते हैं। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है, इसमें से जो घटाएंगे तो आएगा माइनस x क्यूब। 6x स्क्वायर अकेला है तो इसको लिख दीजिए 12x प्लस 2x 14x और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। ये समीकरण बन के आया हमारा ना। अब देखिए यहाँ पे चर x है, चर की घात कितना है 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में x की घात 3 है, जब 3 है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं हो, द्विघात समीकरण नहीं है। 3 घात होगा तो कैसा समीकरण बन जाएगा, त्रिघात बन जाएगा ना। हमसे बोला है कि द्विघात समीकरण चेक करके बताना है। अब आते हैं 8 वाले पे, 8 को इसी से सॉल्व कर। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब हमें जानते होंगे, उसी पे ब्रेक हो गए। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, फॉर्मूला जानते होंगे। ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, ये माइनस 6x मल्टीप्लाई कर माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब का टर्म कट जाएगा, यहाँ भी x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब कट जाएगा। ठीक है, अब सबको इधर लेके आ जाइए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर। अब देखिए जो लाइक है, देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। कितना आएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस एक्स माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0, इतना बन जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की घात क्या है 2 है, 2 घात का समीकरण मिल गया, तो ये क्या बनेगा द्विघात समीकरण। तो लिख रहे हैं चूंकि चर x की घात 2 है, चर x की घात 2 है, जब 2 घात का समीकरण मिल गया तो क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। लिखे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे। तो 1 बाय 1 सबको हम लोग चेक किए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। जो लोग भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट्स बना रहे हैं तो नोट बना सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहा हूं। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है
निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमको कुछ स्थिति लिख के दिया है, कुछ कंडीशन लिख के दिया है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण बनाना है इसका। तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए क्वेश्चन दिया है पहला क्या, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुनों से एक अधिक है, दोगुने से। अब कंडीशन दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का दोगुना से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। देखिए ये हमको कंडीशन दिया है, इसी के आधार पर हमको द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो आयताकार भूखंड है उसकी लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। ठीक है, तो मैं चौड़ाई को पहले मान रहा हूं, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई से के दोगुने से एक अधिक है। तो मैं मानूंगा कैसे, देखिए, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, मैं भूखंड की लंबाई को मान लिया x मीटर। ठीक है, भूखंड की लंबाई को मान लिया x मीटर। तो चौड़ाई को मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई इसके आधार पर लिखेंगे। मैं भूखंड की चौड़ाई को माना हूं पहले। ठीक है, ये हो गया चौड़ाई। और अतः आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई। अब देखिए लंबाई कैसे निकालेंगे हम लोग, लंबाई कितना मानेंगे, कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई x माने है, तो इसका दोगुना क्या होगा 2x, और एक अधिक बोला है तो एक जोड़ देंगे, तो बनेगा ये 2x + 1। तो ये हो गया हमारा लंबाई। तो हम लोग चौड़ाई को x माने और उसी के आधार पर हम लोग लंबाई को लिख लिए। हमको क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूं, लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयताकार भूखंड रहेगा तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा लंबाई क्या है 2x + 1, लंबाई क्या है 2x + 1, और चौड़ाई क्या है x। इनका मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का आएगा 2x² + x मीटर स्क्वायर। एरिया है तो हमेशा किसमें होगा, वो मीटर स्क्वायर में। तो ये एरिया आ गया। तो हम जब x मान के चले थे लंबा चौड़ाई को, लंबाई इतना, तब एरिया में इतना रहा है। हमको इसका एरिया दिया है 528, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ये उसके बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे 2x² + x = 528। ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज का क्षेत्रफल है, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो 2x² + x - 528 = 0। ये द्विघात समीकरण बनेगा हमारा। तो हमको बस द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है, निरूपित करना है इतने पे। तो इस तरह से हम लोग जो चीज हमको दिया था, जो कंडीशन दिया था, जो भी स्टेटमेंट दिया था, उसके आधार पर हम लोग समीकरण बनाए, द्विघात समीकरण बना 2x² + x - 528 = 0। जो लोग राइट डाउन कर रहे हैं लिख लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। हमको इतना ही करना, बस इक्वेशन बना के छोड़ देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें। अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। हमें दो धनात्मक क्रमागत दिए, क्रमागत जानते हैं ना आप लोग, क्रम से आने वाला। क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों ज्ञात करना। हमको ये सिचुएशन दिया, स्टेटमेंट दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल इतना है, तो हमें पूर्णांकों ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाना है। कैसा समीकरण बनाना है, द्विघात। तो मान लेंगे, माना प्रथम क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्स। पहले को क्या मान लिया यक्स, दूसरा क्या हो जाएगा, क्रमागत बोला तो पहले को यक्स माने, दूसरा हो जाएगा यक्स प्लस 1 लिखेंगे। अतः द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1। एक यक्स होगा तो दूसरा उससे एक ज्यादा होगा। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। तो मान लो चलो अगर यक्स है तो उसके बाद क्या आएगा यक्स प्लस 1। जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, ये क्रमागत कहलाते हैं। ठीक है, अब हमको कहना है कि इनका गुणनफल, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार गुणनफल बोला है। गुणनफल मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे। तो कैसे लिखेंगे, यक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 बराबर कितना दे रहा है 306। अब इस यक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, यक्स का यक्स में करें तो आएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 306। अब 306 को इधर लेके आ जाइए, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इतना ही काम करना है, वो द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना, निरूपित कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, थर्ड पार्ट लिखने जा रहा हूं। अब देखिए थर्ड पार्ट में दिया है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कहना मतलब क्या है कि जो भी इस समय रोहन और उसकी मां का आयु है, अब से 3 साल बाद जो भी आयु होगा उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात की है। पहले हम क्या करेंगे, रोहन की आयु को मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की आयु को मान लिए x वर्ष। उसकी मां की आयु क्या हो जाएगी, इससे बोला कि इसकी मां, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का एज अगर x ईयर्स है तो उसकी मां का हो जाएगा x प्लस 26। अतः रोहन की मां की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। अगर रोहन का आयु वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी मां का आयु हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। अब देखिए क्या कर रहा है कि 5 वर्ष नहीं 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, मान के चलिए किसी का एज अगर अभी 10 साल है तो 3 साल बाद क्या होगा 13 साल होगा, मतलब उसमें 3 साल जोड़ देंगे। तो मैं इन दोनों का 3 वर्ष पश्चात एज निकालूंगा ना, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। मैं 3 वर्ष पश्चात दोनों का एज निकाल दे रहा हूं। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3, और रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की मां की आयु, इसमें भी 3 जोड़ दें तो ये x प्लस 26 प्लस 3 क्या हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। तो दोनों का 3 वर्ष पश्चात हम एज निकाल ले। अब देखिए आते हैं समीकरण बनाने पे, लिखे प्रश्नानुसार करें कि इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुणनफल, तो गुणनफल कैसे लिखेंगे, x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 बराबर 360, ये हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
पहले एक्स का मैं कर रहा हूं इन दोनों में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 का करूंगा तो 3x प्लस 87 बराबर 360। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 360 को इधर लेके आएंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x 3 है 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको घटा दीजिए इसमें से, माइनस 10 में 7 जाएगा 3, और ये हो जाएगा 15 में 7 जाएगा 7, और ये 273 इक्वल टू, देखिए ये हमारा फाइनली इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। तो इतना काम हमको करना है इसमें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी, इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया 2 का। जो लोग लिख रहे हैं वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं, और क्लास को लाइक जरूर कर देना। जो लोग देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। अब एक इसके बाद लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। तो चलिए मैं इसको इरेज करके 4th पार्ट लिख रहा हूं। देखिए 4th पार्ट में क्वेश्चन दिया है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। कहने मतलब यह है कि एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति आवर, 8 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हुआ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता। जो सामान्य चाल है उससे अगर स्पीड कम हो जाएगी तो जानते हैं कि टाइम ज्यादा लगेगा। जब कोई भी स्पीड कम है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगती है, सामान्य से 3 घंटा अधिक लगेगा, क्योंकि स्पीड कम हो गया, स्पीड कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। मैं मान ले कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये जो सामान्य चाल है ना, रेलगाड़ी की क्या है, सामान्य चाल है। अब देखिए ये चाल है और दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। तो इस x किलोमीटर के स्पीड से 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, समय निकालो ना। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय कैसे निकालेंगे, समय का फार्मूला होता है दूरी अपान चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 480 है, चाल कितना x है, ये हो जाएगा 480 बटा x आवर, घंटा हो जाएगा ना ये। तो जब उसकी x किलोमीटर पर आवर चाल थी तो 480 किलोमीटर दूरी चलने में उसको 480 बटा x टाइम लग रहा है, इतना घंटा लग रहा है। अब कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल। अब नई चाल क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब रेलगाड़ी की चाल बदल गई ना, पहले x था तो इतना टाइम लगा, अब इसकी चाल हो गई x माइनस 8 किलोमीटर। अब इसको देखते हैं कितना समय लेता है ना, तो लिखेंगे दूरी तो वही है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अब यह समय क्या हो जाएगा, फार्मूला वही लगाएंगे दूरी बटा चाल। तो दूरी तो 480 है, तो 480 बटा में x माइनस 8, इतना आवर लगेगा। ये सामान्य चाल का समय लगा और ये दूरी चाल कम होने पे। अब देखिए कह रहा है कि 3 घंटे अधिक लेती है, मतलब कि ये टाइम ज्यादा ले रहा है, ये टाइम क्या लेगा ज्यादा, ये टाइम कम ले रहा है, कम टाइम, ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगर मैं इसमें ये भी समय है, ये भी समय है, तो इसमें से घटा दूं बराबर 3 लिख सकता हूं, घटा के 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3, क्योंकि ये समय दोनों है, ये
ज्यादा लगा समय तो इसमें से हटा दें 3 घंटा बराबर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अब चलिए देखिए कैसे इक्वेशन बनाएंगे। अब इसको सॉल्व एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम। एलसीएम लेंगे x माइनस 8 और x, ये एलसीएम हो जाएगा हमारा। अब यहां से x माइनस 8 से x माइनस 8 डिवाइड हो बचेगा x को मल्टीप्लाई कर देंगे 480 में, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस इस x से x कटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो इसमें ऐसे देखिए ऐसे लिख दे रहा हूं 480 x माइनस 8 बराबर 3। ठीक है, अब ऊपर वाला थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा 480x माइनस, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 480x प्लस 3200 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बटा में नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। देखिए मैं इधर कर देता हूं, देखिए यहाँ पे 480x से 480x कट जाएगा क्योंकि प्लस एक माइनस है, बचेगा क्या 3200। इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये 3200 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8x, इस तरह से बनेगा ये, इस तरह से। अब ऐसे इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये 3200 को मैं इधर आने देता हूं, 3 का मल्टीप्लाई इधर करिए 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3200 को उधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा फाइनली है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3200 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बनेगा हमारा। ठीक है, तो इसमें इतना काम करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम लोगों को इतना काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो आज की क्लास में लोग इतना रन देते हैं, प्रश्नावली 4.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।